बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन एमडीकैट सेशन ऑफ स्टार्स एकेडमी हेड ऑफिस जोहर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लास्ट टाइम गैसेस के हवाले से बात कर रहे थे, तो गैसेस के अंदर हमने अभी तक ये बात की है कि व्हाट आर गैसेस, यानी कि गैसेस क्या होती हैं, गैसेस की जनरल प्रॉपर्टीज की बात हो चुकी है, यानी कि गैसेस के अंदर नो डेफिनेट शेप है, नो डेफिनेट वॉल्यूम है, गैसेस ऑक्यूपाई ऑल द स्पेस अवेलेबल टू देम, गैसेस का जो एक्चुअल वॉल्यूम होता है वो नेग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू द ऑक्यूपाइड वॉल्यूम। गैसेस में देयर आर नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। गैसेस कंसिस्ट ऑफ टाइनी मॉलिक्यूल्स, जिन्हें जो कि के लिए मोनोटॉमिक भी हो सकते हैं, नियोन के लिए होमोटॉमिक भी हो सकते हैं, मोनोटॉमिक भी हो सकते हैं, एक ही एटम पर मुश्तमिल भी हो सकते हैं और सिमिलर एटम्स पर भी मुश्तमिल हो सकते हैं। लाइक हाइड्रोजन में सिमिलर एटम्स पर मौजूद मुश्तमिल एक मॉलिक्यूल पाया जाता है। गैसेस की मोशन ड्यू टू ग्रेविटी वो नेग्लिजिबल है। गैसेस के अंदर मॉलिक्यूल्स कोलाइड अमंग देमसेल्व्स एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, और जब वो वॉल्स ऑफ द कंटेनर से टकराते हैं तो फिर वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। गैसेस की एवरेज काइनेटिक एनर्जी है जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, और वो डिपेंड करती है केल्विन टेम्परेचर पर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर। जबकि गैसेस की जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो टेम्परेचर पर तो डिपेंड करती है, साथ साथ वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर भी या नंबर ऑफ मोल्स पर भी डिपेंड करती है। तो ये कुछ बातें हमने लास्ट टाइम देखी थी। अच्छा, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जो है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के हिसाब से उस पर डिस्कशन हमारी रह गई थी, तो उस डिस्कशन को हम पहले मुकम्मल करते हैं, फिर हम आगे की तरफ चलेंगे जनरल गैस इक्वेशन की तरफ। एक इंफॉर्मेशन वो यहाँ पर नोट कर लें कि गैसेस की जो इंफॉर्मेशन थी हमारे पास, जिसे हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के ज़रिए से डिराइव किया था, उसमें एक इक्वेशन बनाई जा सकती है, उसे आप कहते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन। ये जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन है, इस काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन को आप ऐसे लिख सकते हैं कि PV इज इक्वल टू 1/3 स्मॉल m कैपिटल N C स्क्वायर मीन। यहाँ पर P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, स्मॉल m जो है वो एक मॉलिक्यूल का महज है, N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, और C स्क्वायर मीन जो है वो यहाँ पर बन जाता है एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, इसको अगर आप सॉल्व कर लें तो यहाँ से जो फाइनल वैल्यू आती है वो आपके पास आती है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की, और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है ना, ये हमें पास पेपर में पूछी भी गई है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है, इसकी फार्मूला आप देख लें 3PV/m, या तो इस तरह आप इसे लिख सकते हैं, या फिर आप इसे 3RT/m इस तरह लिखा जा सकता है यह फार्मूला, या फिर 3P/d, d यहाँ पर डेंसिटी है, इस तरह भी ये फार्मूला लिखा जा सकता है। तो ये सब फार्मूलाज हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को निकालने के, जिनका ताल्लुक है डायरेक्टली किसके साथ, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से। और अगर आप सेंट्रल फार्मूला को देखते हैं तो उससे आपको अंदाज़ा होता है कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, यानी कि अगर आप गैस का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ करते हैं तो उसकी जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है वो भी इंक्रीज कर जाएगी। सही है जनाब, ये आपने याद रख लेना है। अच्छा, अब एक और छोटी सी इंफॉर्मेशन जो हमें शेयर करनी चाहिए वो है एवोगैड्रोज लॉ। एवोगैड्रोज लॉ जो है, इसको मैं जनरली डिस्क्राइब करके आगे की तरफ चलूँगा जनरल गैस इक्वेशन की तरफ, और एवोगैड्रोज लॉ का इस्तेमाल देखूँगा जनरल गैस इक्वेशन को डिराइव करने में। एवोगैड्रोज लॉ की जो बेसिक थीम है वो ये है कि वॉल्यूम ऑफ गैसेस जो है वो नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करते हैं, प्रोवाइडेड दैट प्रेशर एंड टेम्परेचर आर केप्ट कांस्टेंट। इसे आप इस तरह भी डिराइव कर सकते हैं, इस तरह डिनोट किया जा सकता है कि V/N इज इक्वल टू K, यानी कि रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स ये हमेशा कांस्टेंट आती है। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि फॉर डिफरेंट गैसेस सेम वॉल्यूम्स जो हैं, अगर डिफरेंट गैसेस के एट STP होंगे तो दे विल कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसको भी हम मेंशन कर लेते हैं, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ डिफरेंट गैसेस वो बराबर होते हैं इक्वल मॉलिक्यूल्स
एट, यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं कि ये स्टेटमेंट कब सही है, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ डिफरेंट गैसेस के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल हो जाते हैं अगर आप सेम प्रेशर और टेम्परेचर की बात कर रहे हों। इस आइडिया को एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ दो मिसालें, और उन दो मिसालों में पहली मिसाल मैं ले रहा हूँ कि अगर आपके पास मौजूद हैं 22.414 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन, तो ये उसके अंदर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन बन जाएगा, और इसके अंदर एवोगैड्रोज नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं, एवोगैड्रोज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे यहाँ पर हाइड्रोजन के। सिमिलरली अगर आपके पास सेम वॉल्यूम है 22.414 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के अंदर भी ये उसका 1 मोल बन जाएगा, और उसके अंदर भी एवोगैड्रोज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे ऑफ ऑक्सीजन। ओके, यहाँ से हम जो इम्पोर्टेंट कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं एवोगैड्रोज लॉ से, वो ये है कि जो एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस जो है वो नेग्लिजिबल होता है। ये हम नतीजा यहाँ से देख सकते हैं, या फिर आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, इसी इंफॉर्मेशन को दूसरे अंदाज से लिखा जाए तो आपने ये याद रखना है कि साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है डज नॉट अफेक्ट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड। अंडर नॉर्मल कंडीशंस जो है यहाँ पर साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वॉल्यूम ऑक्यूपाइड पर असर नहीं डालते एवोगैड्रोज लॉ के मुताबिक। सही है जनाब। ऑर्डिनरी टेम्परेचर प्रेशर पर गैस के मॉलिक्यूल्स अगर बड़े हों या छोटे हों तो वो एक जितना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, और इसकी वजह क्या है, इसकी वजह क्या है कि देयर आर लार्ज एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स। तो ये हमने याद रखना है कि इसकी वजह ये है, यानी कि जो वॉल्यूम है वो असर नहीं डाल रहा है। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि लार्ज एम्प्टी स्पेसेस होती हैं बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, और इस वजह से गैस के मॉलिक्यूल्स का जो साइज़ है वो अफेक्ट नहीं करता। अच्छा, अब 3 लॉज हमने पढ़ लिए हैं, और उनमें से पहला लॉ था हमारा बॉयल्स लॉ, फिर हमने चार्ल्स लॉ पर बात की, और एंड पर हमने एवोगैड्रोज लॉ की बात की। अगर हम इन तीनों को मेंशन कर लें तो यहाँ से जो इक्वेशन बनती है उसका नाम हो जाएगा जनरल गैस इक्वेशन। और जनरल गैस इक्वेशन की वेरियस फॉर्म्स अगर मैं आपसे जिक्र करूँ तो वो हो सकती हैं PV इज इक्वल टू nRT, एक फॉर्म हो गई। एक और फॉर्म इस तरह लिखी जा सकती है कि PV इज इक्वल टू RT। ये बात कब सही होगी, व्हेन वी आर डीलिंग विद ओनली 1 मोल ऑफ गैस। अच्छा, इस तरह भी हो सकता है कि अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेता हूं तो ये बन जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स, तो उस इक्वेशन को हल करके मैं लिख लेता हूं PV इज इक्वल टू स्मॉल m ओवर कैपिटल MRT। यहाँ से अगर मैं वॉल्यूम सामने लाकर डिवाइड लिख कर देता हूँ तो ये बन जाएगा PM इज इक्वल टू N ओवर V RT। और ये चीज़ जो है इसे आप मेंशन कर सकते हैं ऐसे भी, PM इज इक्वल टू CRT। यहाँ पर C जो है वो कंसंट्रेशन को जाहिर कर रहा है। सही होगा जी बात। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स को वॉल्यूम से डिवाइड किया है, मैं यहाँ पर मैस को वॉल्यूम से डिवाइड कर देता हूँ इस पर्टिकुलर इक्वेशन में, तो इस इक्वेशन से भी एक नतीजा निकाला जा सकता है, और वो नतीजा ये निकल रहा है कि PM इज इक्वल टू स्मॉल m ओवर V RT। ये मैस ओवर वॉल्यूम हो गया, और मैस ओवर वॉल्यूम को हम नाम देते हैं डेंसिटी का।
तो ये हो जाएगा PM इज इक्वल टू DRT, डेंसिटी यहाँ पर आ गई। यानी कि मुख्तलिफ फॉर्म्स के ज़रिए से आप अगर जनरल गैस इक्वेशन आपके पास हो तो आप काफ़ी सारी चीज़ें मालूम कर सकते हैं। पहला तो ये कि आपको यहाँ पर अगर कोई फैक्टर्स प्रेशर या वॉल्यूम की वैल्यू या टेम्परेचर या नंबर ऑफ मोल्स में से कुछ वैल्यूज़ दी गई हों तो जो अननोन होगा आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी तरीके से आपको जो मैस ऑफ पार्टिकल्स है वो निकाला जा सकता है, मोलर मैस ऑफ गैस निकाला जा सकता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड निकाला जा सकता है, डेंसिटी निकाली जा सकती है, कंसंट्रेशन निकाली जा सकती है। तो इस तरह के मुख्तलिफ सवाल जिनमें से कुछ अभी हम अटेम्प्ट भी करेंगे उनको यहाँ से हल करने में हमें मदद मिलती है। यहाँ से एक नतीजा और भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है और वो है कि यहाँ पे डेंसिटी की वैल्यू क्या आ रही है। डेंसिटी बराबर है PM ओवर RT, जिससे नतीजा ये निकलता है कि डेंसिटी मोलर मैस जिनका ज़्यादा होता है उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, प्रेशर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी बढ़ेगी और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी कम होगी। ये सब इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से हासिल हो रही है। यहाँ पर एक कांस्टेंट भी यूज़ हुआ है और वो है R। R के मुख्तलिफ नाम हैं, लाइक R को जनरल गैस कांस्टेंट भी कहा जाता है, R को आइडियल गैस कांस्टेंट भी कहा जाता है, R को रियल गैस कांस्टेंट भी कहा जाता है। R फॉर 1 मोल अगर होगा तो इसे मोलर गैस कांस्टेंट भी कहा जाता है। तो R के मुख्तलिफ नाम हो सकते हैं। अच्छा चलें, जो भी नाम है R के, वो फ़िलहाल हमारा जो है इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है उनसे। हमें जो प्रॉब्लम है वो है R के वेरियस यूनिट्स कौन कौन से होते हैं। तो R के यूनिट्स पर अगर बात की जाए तो R की यूनिट्स अलग अलग जो स्केल्स हैं उनमें अलग अलग R की वैल्यू होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल R की वैल्यू मैं मेंशन कर रहा हूँ 0.0821 डेसीमीटर क्यूब एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। जो लोग इस आइडिया को नहीं समझते उनके लिए बता रहा हूँ ये यूनिट्स हम कैसे मेंशन करते हैं। यहाँ पर R की वैल्यू अगर मैंने निकालनी है तो R बराबर आ जाएगा PV ओवर NT, यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम मल्टीप्लाई हो रहे हैं। प्रेशर का यूनिट है एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम का डेसीमीटर क्यूब, N नंबर ऑफ मोल्स हैं, T टेम्परेचर है। हम मुख्तलिफ यूनिट्स प्रेशर, वॉल्यूम, N और T यानी कि नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर के लगाएंगे, उसके हिसाब से हमारे जवाब जो हैं वो यहाँ पर मुख्तलिफ आते जाते हैं। ठीक है जी बात। तो एक तो हमने यहाँ पर ये वैल्यू निकाल ली। इसके अलावा अगर हम वैल्यू निकालना चाहते हैं तो वो वैल्यू हम लिख सकते हैं। यहाँ पर R की वो हो जाएगी 62.4, यहाँ पर हो जाएगा डेसीमीटर क्यूब। एटमॉस्फेयर को हमने टॉर में तब्दील कर लिया है और पर मोल पर केल्विन, एटमॉस्फेयर को टॉर में तब्दील करने के लिए 760 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सेम वैल्यू आपको याद होगा, मैंने आपको बताया हुआ है कि टॉर जो है ना ये मिलीमीटर ऑफ मरकरी के बराबर ही होता है। तो पर मोल पर केल्विन में ये वैल्यू हमारे काम आ जाती है। R के और यूनिट्स भी निकाल सकते हैं। R के यूनिट्स हम निकाल सकते हैं 62,400 सेंटीमीटर क्यूब मिलीमीटर ऑफ मरकरी पर मोल पर केल्विन। इसी तरीके से R का SI यूनिट भी निकाला जा सकता है और वो आता है 8.314 और यहाँ पर वैल्यू आ जाती है न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन। ये जो वैल्यू हमने निकाली है इसे SI यूनिट कहा जाता है, SI यूनिट। इसके बाद R की वैल्यू फर्दर यूनिट्स में निकाली जा सकती है, लाइक जूल में निकाली जा सकती है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। और अगर आप इसे कैलोरीज में निकालते हैं तो ये अप्रॉक्सीमेटली 2 कैलोरीज 1.897 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन में ये वैल्यू आ जाती है। यहाँ से इन सारी वैल्यूज से जो हम इम्पॉर्टेंट, आमतौर पर ये वैल्यूज़ जो है ना कम से कम एक बारी तो ये वैल्यू जो है ये हमें पास पेपर में डायरेक्ट वैल्यू पूछी गई है, लेकिन यूजुअली वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द एग्जैक्ट वैल्यूज़ बट वी आर इंटरेस्टेड इन व्हाट इंफॉर्मेशन कैन वी गेट फ्रॉम दिस वैल्यू। सही है जनाब। तो फिर भी अगर कभी न्यूमेरिकल वगैरह आपको छोटा सा MCQ बेस्ड आ जाता है, कोई सवाल छोटा सा, तो उसमें R की वैल्यू जो लगती है मोस्ट प्रोबेबली वो ये वैल्यूज़ होती हैं। लेकिन फिर अगेन आई इंसिस्ट कि ये वैल्यूज़ जो है ना ये हमें गिवन डाटा में दी गई होती हैं। R की वैल्यू को आपको इस तरह क्रैम करने की ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ती। अलबत्ता जो काम की बात है वो ये है कि ये जो यूनिट्स अब मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, लाइक डेसीमीटर क्यूब,
एटमॉस्फेयर, डेसीमीटर क्यूब टॉर, डेसीमीटर क्यूब मिलीमीटर ऑफ मरकरी, सेंटीमीटर क्यूब मिलीमीटर ऑफ मरकरी, न्यूटन मीटर, जूल और कैलोरीज, ये सब के सब यूनिट हैं एनर्जी के। तो यहाँ से हमें पता ये लगता है इन डिफरेंट यूनिट्स की जो फिजिकल इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि अगर आप किसी गैस को, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, इस इक्वेशन से मैं आइडिया, इस वैल्यू से आइडिया लिखता हूँ और बाकी आइडिया को जनरलाइज कर लेंगे। अगर आप किसी गैस को 1 केल्विन हीट करते हैं ऑफ 1 मोल गैस, 1 मोल गैस को 1 केल्विन हीट करते हैं तो 1.987 कैलोरीज एनर्जी एब्जॉर्ब होती। वो गैस जो है इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेती है। सिमिलरली अगर आप 1 मोल गैस को 1 केल्विन हीट करेंगे तो जूल्स में वो 8.314 एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी। यहाँ से आपको सवाल आ सकता है कि गैस को पर मोल ऑफ गैस है, 1 मोल ऑफ गैस है, उसको जो है आपने हीट किया है 2 केल्विन, तो आप बताएं कि उसकी एनर्जी चेंज कितनी है। तो इस तरह के आइडिया को अभी मैं यहाँ पर डिस्कस भी करूँगा। फिलहाल पहले जो है मैं यहाँ पर एक जनरल सवाल लिख रहा हूँ। पहला एमसीक्यू डिस्कस करते हैं, उसके लिए हमारे पास जगह मौजूद है, तो बाकी एमसीक्यू के लिए फिर आगे चलकर मज़ीद जगह जो है वो बना लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक सवाल ये पूछा गया है कि एट व्हाट कंडीशंस a gas will have highest pressure। इस तरह एक सवाल है। ऑप्शंस हमें जो दिए जा रहे हैं वो ये हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड 2 डेसीमीटर क्यूब, और बीटा ऑप्शन हमें दिया जा रहा है 10 डिग्री सेंटीग्रेड और 2 डेसीमीटर क्यूब। चार्ली ऑप्शन हमें दिया जा रहा है से 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 4 डेसीमीटर क्यूब, और डेल्टा ऑप्शन हमें दिया जा रहा है 10 डिग्री सेंटीग्रेड और 4 डेसीमीटर क्यूब। अच्छा, अब यहाँ पर हमें पता ये करना है कि कब प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा। हमें प्रेशर निकालना है। वी आर ओनली प्रोवाइडेड विद 1 वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, 1 वैल्यू ऑफ वॉल्यूम। तो अगर एक एक वैल्यू जो है वो दी गई है, फर्दर वैल्यूज़ नहीं दी गई, तो फिर हमें ये वाली जो इक्वेशन है ये इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अगर हमें एक से ज़्यादा वैल्यूज़ दी गई हों तो फिर हम इस फॉर्मूला को रीअरेंज भी कर सकते हैं, इससे हम एक और शक्ल भी बना सकते हैं, और वो शक्ल जो है वो हमें ये बताती है कि यहाँ से निकाल रहा हूँ वो जो हमारी वैल्यू है, और वो वैल्यू होती है कि P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। ये वैल्यू जो है यहाँ से आ जाती है। तो अगर हमें एक से ज़्यादा प्रेशर वॉल्यूम दिए होते हैं तो हम ये वाला इक्वेशन यूज़ कर लेते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमें सिर्फ एक ही टेम्परेचर दिया गया है, एक ही वॉल्यूम दिया गया और प्रेशर पूछा गया है। तो मैं इक्वेशन जो है वो जो लगा रहा हूँ, जो इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो है ये कि मुझे प्रेशर निकालना है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? इक्वेशन बन जाएगी nRT ओवर V। आर कांस्टेंट है, एन की वैल्यू मुझे डिस्कस नहीं करनी क्योंकि यहाँ पर दी नहीं गई। मोस्ट प्रोबेबली एक ही गैस है तो उसकी एक खास क्वांटिटी की ही बात हो रही होगी। तो यहाँ से पता ये लगा कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा प्रेशर ज़्यादा होगा, और अगर वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। तो मुझे कौन सा ऑप्शन चुनना है? मुझे वो वाला ऑप्शन चुनना है जहाँ पर टेम्परेचर सबसे ज़्यादा हो और वॉल्यूम जो है वो सबसे कम हो। टेम्परेचर सबसे ज़्यादा, वॉल्यूम सबसे कम। टेम्परेचर सबसे ज़्यादा यहाँ पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड वाला है, 0 के मुकाबले में 10 बड़ा है, और वॉल्यूम सबसे कम कहाँ पर है? वो 2 डेसीमीटर क्यूब है। टेम्परेचर सबसे ज़्यादा, वॉल्यूम सबसे कम, यही वो कंडीशन हो सकती है जहाँ पर हम जो है वो सबसे ज़्यादा प्रेशर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह जो जनरल गैस इक्वेशन है वो हमारी मदद करती है इस तरह के सवाल को हल करने में, जिसमें एक गिवन डाटा से एक इंफॉर्मेशन निकालनी हो। एक और सवाल बिल्कुल इससे मिलता जुलता, लेकिन उसमें एप्लीकेशन जो है वो थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी, उसको हम जज करते हैं और उसको जज करते हुए देखते हैं कि यहाँ पर क्या बात पूछी जा रही है। सवाल ये पूछता है कि फॉर ए फिक्स्ड piston
कंटेनर। फिक्स पिस्टन का आइडिया मैंने लास्ट टाइम आपसे डिस्कस किया था, इंक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स विल। अच्छा, सवाल ये है कि आपके पास एक फिक्स्ड पिस्टन कंटेनर है और फिक्स पिस्टन कंटेनर के अंदर आपने नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो बढ़ा दिए हैं, और नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाने से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो अल्फा ऑप्शन हमें जो दिया जा रहा है वो ये है कि डिक्रीज टेम्परेचर, बीटा ऑप्शन है डिक्रीज वॉल्यूम, चार्ली ऑप्शन है इंक्रीज प्रेशर, डेल्टा ऑप्शन है डिक्रीज प्रेशर। ओके, सही हो गई जी बात। तो यहाँ पर हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके मुताबिक आपके पास एक फिक्स्ड पिस्टन कंटेनर है। फिक्स पिस्टन कंटेनर का आइडिया वैसे तो मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, लेकिन मैं एक बारी फिर से इस आइडिया को आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। फिक्स पिस्टन कंटेनर का मतलब ये होता है कि आपके पास जो बर्तन है उसके अंदर उसको मूव करने की, पिस्टन को मूव करने की इजाज़त नहीं है, हर तरफ से वो क्लोज्ड है। अच्छा, हर तरफ से वो क्लोज्ड है, उसके अंदर नंबर ऑफ मालिक्यूल्स पहले n मौजूद थे, फिर आपने नंबर ऑफ मालिक्यूल्स को इंक्रीज कर दिया। नंबर ऑफ मालिक्यूल्स इंक्रीज हो गए हैं। नंबर ऑफ मालिक्यूल्स इंक्रीज होने से आपके ख्याल में क्या इंफॉर्मेशन यहाँ पर सही होगी? जी, नंबर ऑफ मालिक्यूल्स बढ़ने से क्या होता है नोट कर लेते हैं। हमारे पास अगेन हमारी हेल्प करने के लिए मौजूद है जनरल गैस इक्वेशन। अगर आप एक पर्टिकुलर कंटेनर की बात कर रहे हैं तो वो पर्टिकुलर कंटेनर किसी ख़ास हालत में मौजूद है, किसी ख़ास टेम्परेचर पर मौजूद है। तो टेम्परेचर जो है यहाँ पर अगर इस इक्वेशन में देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल इस इक्वेशन को मैं अगर बात करूँ तो इस इक्वेशन में हमने बात की है कि हमने आर जो है वो क्या है, वो तो कांस्टेंट है। सही है जनाब। फिक्स पिस्टन कंटेनर है यानी कि वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता, तो वॉल्यूम की बात नहीं होगी। और जब कंटेनर जो है मुसलसल कंडीशंस वही हैं उसकी, उन्हीं हालात में पड़ा हुआ है, तो फिर उसका टेम्परेचर, ये कंटेनर का जो है ड्यूरिंग द रिएक्शन वो भी जो है वो वेरी नहीं कर रहा होगा। तो एक फिक्स पिस्टन कंटेनर है, आपने उसके नंबर ऑफ मोल्स उसके अंदर जो गैस के हैं वो बढ़ा दिए हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाने से फिर क्या होगा? डेफिनेटली नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाने से n बढ़ रहा है, और हमने कहा r कांस्टेंट है, वॉल्यूम जो है वो फिक्स पिस्टन कंटेनर में कांस्टेंट ही होता है, और टेम्परेचर जो है वो भी चेंज नहीं हो रहा। तो n बढ़ाने से फिर डेफिनेटली n बढ़ाने से, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाने से चेंज हो रहा होगा प्रेशर, और प्रेशर में आ रही होगी इजाफा आ रहा होगा, और आप टिक कर देंगे यहाँ पर चार्ली ऑप्शन। आपने देखा कि फिक्स पिस्टन कंटेनर जो है ना, इसके अंदर अगर आप नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाएं तो फिर उसका प्रेशर बढ़ सकता है। वाई सो? क्योंकि उसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। सही है जनाब। तो ये इन्फॉर्मेशन आपने जो ना नोट कर लेनी है। ठीक हो गई जी बात। तो इसके साथ ही अब कुछ और एमसीक्यू और देखते हैं। पहला क्वेश्चन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो पास पेपर से हमने पिक किया है, स्पेशली एक आइडिया क्लियर करने के लिए। और सवाल यहाँ पर ये है कि द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी वेरीज इनवर्सली टू। अच्छा, वेरीज इनवर्सली यानी कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी किस फैक्टर के साथ रिलेशन जो है इसका वो इनवर्स रिलेशन है। तो आप जानते हैं कि हमने रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला भी वैसे आपके सामने लिखा हुआ है कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मोलर मास जो है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के इनवर्स में चल रहा होता है। तो ये पास पेपर के क्वेश्चन में आपको टिक करना चाहिए है डेल्टा ऑप्शन, मोलर मास। ओके, अगला सवाल देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये पूछा जा रहा है कि एट सेम pressure and temperature
which gas has highest density। तो अगर प्रेशर और टेम्परेचर सेम हो जाएं तो किस गैस की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। आप जानते हैं कि डेंसिटी डिपेंड करती है टेम्परेचर पर, मोलर मास पर और प्रेशर पर। अगर प्रेशर भी सेम हो गया, टेम्परेचर भी सेम हो गया, तो फिर एक ही फैक्टर है जो डेंसिटी पर असर डालता है और वो है मोलर मास। तो जिसका मोलर मास ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा हो जाएगी। डेल्टा ऑप्शन ऑक्सीजन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब सवाल हमें ये पूछा जा रहा है कि फॉर ए गैस इफ प्रेशर is increased 4 times and temperature is doubled, what change in new volume is observed। यानी कि अगर आपने प्रेशर को 4 टाइम्स कर दिया है और टेम्परेचर को डबल कर दिया है, तो अब जो नया वॉल्यूम आएगा उसमें आपको क्या चेंज नज़र आएगी। इस तरह के सवाल को आपने बिल्कुल आइडिया लगाकर नहीं करना, बल्कि इस फार्मूला की मदद से ही करना है। यही सबसे अच्छा तरीका होगा। तो अब इस फार्मूला का इस्तेमाल बताने के लिए मैंने इस सवाल को यहाँ लिखा है। देखें, मैं मान लेता हूँ कि जस्ट इमेजिन जो पहला प्रेशर था वो P था, पहला वॉल्यूम V था और पहला टेम्परेचर T था। फिर आपने ये किया कि प्रेशर को कर दिया 4 टाइम्स, यानी कि प्रेशर जो P2 है वो आपने 4P कर दिया है। वॉल्यूम V2 आपको निकालना है, उसे मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, और टेम्परेचर आपने डबल कर दिया है, 2T कर दिया है। यहाँ से हमेशा ही प्रेशर P जो है वो P से कट जाएगा, T से कट जाएगा। 2 1s are 2, 2 2s are 4, यानी कि जो पहला वॉल्यूम है इज इक्वल टू 2V2 और न्यू वॉल्यूम अगर आपको यहाँ से निकालना पड़ जाए, हमेशा आपने ना V2 निकालना है, याद रखें V2 निकालना है। लोग यहाँ पे गलती क्या करते हैं, इस तरह कैलकुलेशन करते हैं लेकिन कैलकुलेशन करके इसे राइट आंसर टिक कर देते हैं, तो ये नहीं सही बात। असल में V2 फाइनल वॉल्यूम हमें निकालना है और यहाँ से V2 की वैल्यू आ रही है कि ओरिजिनल वॉल्यूम का वो हाफ रह गया है, यानी कि ओरिजिनल वॉल्यूम का हाफ टाइम्स वो रह गया है। तो ये एक गलती होती है, इस गलती को पॉइंट आउट कर दिया मैंने इस सवाल को हल करके। तो आइंदा आपने कभी भी इस गलती को रिपीट नहीं करना है। फिलहाल हम आगे चल रहे हैं। एक छोटी सी हेडिंग हमारी आइडियल गैस और रियल गैस का कंपैरिजन भी है। तो इसको अगर मैं लिखूं तो इस तरह कहा जा सकता है कि आइडियल गैस वो गैस होती है जो ओबे करती है गैस लॉज at all temperatures and pressure। लेकिन इसके मुकाबले में रियल गैस जिसे नॉन आइडियल गैस भी कहते हैं, नॉन आइडियल गैस भी इसे कहते हैं, इट डज नॉट ओबे गैस लॉज एट वेरी लो टेम्परेचर एंड वेरी हाई प्रेशर। अगर बहुत कम टेम्परेचर हो जाए या बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाए तो फिर रियल गैसेस या नॉन आइडियल गैसेस वो आइडियलिटी जो है, यानी कि गैस लॉज हैं, बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, एवोगैड्रोस लॉ है, उन्हें उस तरह फॉलो नहीं करती। एक इन्फॉर्मेशन हो गई। दूसरा ये है कि आइडियल गैसेस में देयर आर नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। आइडियल गैसेस में कोई भी कशिश की कुव्वतें नहीं होती हैं, ज़रा भी नहीं होती। इसके मुकाबले में जो रियल गैसेस हैं उनमें देयर आर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेफिनेटली बन सकती हैं। एक और बात याद रखनी है कि जो आइडियल गैसेस हैं, आइडियल गैसेस के अंदर जो एक्चुअल वॉल्यूम होता है गैस का, जैसा कि हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में पढ़ते हैं, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस जो होता है इज नेग्लिजिबल, वो नेग्लिजिबल होता है, वो ना होने के बराबर है, वो कंसिडरेशन में नहीं आता। लेकिन रियल गैसेस में
एट हाई प्रेशर अगर बात की जाए तो एक्चुअल वॉल्यूम जो है इज नॉट नेग्लिजिबल, वो फर्दर नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। एक बात और यहाँ पर याद रखने वाली है कि जो आइडियल गैसेस होती हैं दे कैन नॉट बी लिक्विफाइड, उन्हें लिक्विफाई नहीं किया जा सकता। इसके मुकाबले में जो रियल गैसेस होती हैं दे कैन बी लिक्विफाइड, और उन्हें लिक्विफाई किया जा सकता है। यहाँ पर ये मिसकंसेप्शन मैं दूर करता चलूँ कि आइडियल गैसेस और रियल गैसेस दोनों दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं। दुनिया में आइडियल गैसेस जो है ना ये एग्जिस्ट नहीं करती। कोई भी गैस हो वो मोर और लेस जो है वो रियल गैस के तौर पर या नॉन आइडियल गैस के तौर पर ही बिहेव करती है। कुछ गैसेस जो लेस पोलर हैं, लाइक अगर हम बात करें हाइड्रोजन है, हीलियम है, ये थोड़ी सी ज़्यादा आइडियलिटी की तरफ चलती हैं। इसके मुकाबले में जितनी पोलैरिटी ज़्यादा होती जाएगी उतना नॉन आइडियल बिहेवियर ज़्यादा होता जाएगा। इस आइडिया को भी मैं क्लियर करता चलूँ कि जो नॉन आइडियल बिहेवियर है गैसेस का वो पोलैरिटी बढ़ने से बढ़ जाता है, वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ने से बढ़ जाता है, वो साइज ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ने से बढ़ जाता है। तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, एक सवाल यहाँ से पूछ लेते हैं और फिर आज की डिस्कशन को वाइंड अप करेंगे, ख़त्म करेंगे। और सवाल यहाँ ये पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन इज नॉन आइडियल बिहेवियर कैन एक्सप्लेन। अच्छा, नॉन आइडियल बिहेवियर जो है गैसेस का वो नीचे दिए गए 4 फिनोमिनन्स में से किस फिनोमिनन को एक्सप्लेन कर सकता है। हमने बात की कि नॉन आइडियल बिहेवियर की वजह से गैस के मॉलिक्यूल्स में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। नॉन आइडियल बिहेवियर की वजह से गैस के मॉलिक्यूल्स क्लोज आ जाएं तो वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप कर सकते हैं और वो लिक्विफाई हो सकते हैं। एवरेज काइनेटिक एनर्जी आइडियल गैसेस में काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में भी एक्सप्लेन हो रही थी। एवेपोरेशन जो है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, उसका आइडियलिटी या नॉन आइडियलिटी से ताल्लुक नहीं है। कंप्रेसिबिलिटी, गैसेस आर कंप्रेसिबल, ईदर दे आर आइडियल और नॉन आइडियल। तो आइडियल भी कंप्रेस होती हैं, नॉन आइडियल भी कंप्रेस होती हैं। लेकिन जो लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस है वो ऐसा फिनोमेनन है जो आइडियल गैसेस में एग्जिस्ट नहीं करता। रियल गैसेस लिक्विफाई होती हैं, नॉन आइडियल गैसेस जो हैं वो लिक्विफाई होती हैं, और नॉन आइडियल गैसेस का जो नॉन आइडियल बिहेवियर है वो लिक्विफैक्शन को एक्सप्लेन कर सकता है। तो ये बात करके हमने अपने तमाम तर टॉपिक्स जो भी इन्वॉल्व थे वो उन सबको कुछ ना कुछ टच किया है। कुछ में से ज़्यादा डिस्कशन हुई और कुछ में से जितनी ज़रूरत थी उतनी डिस्कशन बाहर कैफ लाजमी तौर पर हो गई है। तो नेक्स्ट टाइम अब हमने बात करनी है लिक्विड पोर्शन की इंशाल्लाह। तब आपके साथ फिर से मुलाकात होगी और अच्छे अच्छे MCQ और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स आपसे डिस्कस करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।